हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं सिंधु घाटी सभ्यता एनसीईआरटी का शॉर्ट फॉर्म नोट्स मैं ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करने वाली हूँ। ये सारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हो, या फिर यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी एनसीईआरटी का फैक्ट है, ये सारे फैक्ट निकाल करके बनाया गया। ठीक है, चलिए मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताती हूँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सांस्कृतिक भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम शनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी। इस सभ्यता की अगर हम बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक एवं कांस्य यानी कि ब्रोंज कालीन थी। यह भारत की प्रथम नागरीय सभ्यता थी। अगर इसके हम काल निर्धारण की बात करें तो रेडियो कार्बन C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में मानी गई है। अन्य विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता का अलग अलग कालों में निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार से है। सर मार्टिमर व्हीलर के अकॉर्डिंग 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है, उली के अकॉर्डिंग 2800 ईसा पूर्व बताया गया है। सर जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग 3250 से लेके 2750 ईसा पूर्व बताया गया है। डीपी अग्रवाल की बातें करें तो इनके अकॉर्डिंग 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व ये बताया गया है। ठीक है, अल्विन के अकॉर्डिंग 2150 से लेके 1750 ईसा पूर्व ब्रॉन्ज कालीन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता आप बोल सकते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता का काल की बातें करें तो पूर्व में हड़प्पा काल 3500 से लेके 2600 ईसा पूर्व में कोटदीजी, दम्बशादात, अमरीनाल, शिशुवल ये सारे आ जाएगा। परिपक्व हड़प्पा काल की बातें करें तो ये परिपक्व हड़प्पा काल जो है ये 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली ये सारे आ जाएगा। उत्तर हड़प्पा काल की बातें करें तो 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व में रंगपुर, रोजदी, ये रंगपुर और रोजदी कहाँ पे? गुजरात में है। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। मंडा की बात करें तो मंडा क्या है? कश्मीर में है। इसके बाद आलमगीरपुर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। दैमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा और सुतको गोंडर जो है ये पाकिस्तान में हो जाएगा। और इसकी विस्तार की बातें करें तो ये किस आकार में है? ठीक है, तो ये जो है ये टोटल क्षेत्र इसका जो है एरिया ये त्रिभुज के आकार का है। इस सभ्यता को कुल क्षेत्रफल 1,29,000 सॉरी 1,29,000 सॉरी 12,09,966 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल हड़प्पा की बातें करें या पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। 1921 में दयाराम सहनी ने इस स्थल की खोज की थी। हड़प्पा से स्वास्थ्यिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 अनानागार मिले हैं जो ईंटों के बने हुए चबूतरे पर 2 प्रांतों में है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर है। चौड़ाई की बातें करें तो 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारें में गेहूं और जौ के दाने मिले, यानी कि गेहूं और जौ दाने ये सब रखने के लिए बनाया गया था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल की अगर हम बातें करें तो इसके उत्खनन कर्ता कौन है, कब किया गया था उत्खनन, किस नदी के तट पे था, वर्तमान का लोकेशन क्या है, आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा की बात करें तो ये दयाराम शाही ने 1921 में उत्खनन किया था, रावी नदी के तट पे है। वर्तमान लोकेशन की बात करें तो मोंटगोमरी ये पंजाब में है और पाकिस्तान में है। पंजाब भारत का और पाकिस्तान पश्चिम वाले एरिया में हो जाएगा। राइट, ये पाकिस्तान और पंजाब ये दोनों एरिया में पड़ता है। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा उत्खनन किया गया था 1922 में, सिंधु नदी के तट पे है। लरकाना जिला प्रांत ये सिंध में है, पाकिस्तान वर्तमान में।
सुत्का गेंडोर की बात करें तो आरएल स्टाइन के द्वारा उत्खनित किया गया था 1927 में। दासक नदी वहां पे है, और दासक नदी कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चनहुद्रो की बात करें, गोपाल मजुमदार ने 1931 में उत्खनित किया था सिंधु नदी के तट पर। सिंध जो है ये पाकिस्तान में है। कालीबंगा की बात करें तो बीके थापर ने 1953 में। बीके थापर और ब्रिजवासी लाल। कालीबंगा का उत्खनन जो है सब में तो एक एक है, बट इसका याद आप लोग रखेंगे, बीके थापर और ब्रिजवासी लाल ये दोनों ने मिलकर के 1953 में घग्गर नदी के तट पर ये उत्खनित हुआ था। हनुमानगढ़ कहाँ है? वर्तमान की बातें करें तो राजस्थान में आ जाएगा। कोटदीजी जो है ये फजल अहमद के द्वारा उत्खनित किया गया था और 1953 में इसका उत्खनन हुआ था। सिंधु नदी के तट पर है खैरपुर, सिंध पाकिस्तान में। रंगपुर की बात करें, रंगपुर जो है इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था 1953-54 में। मादर नदी के किनारे है। मादर जो है ये काठियावाड़ गुजरात में है, ठीक है। रोपड़ की बात करें तो यगदश शर्मा 1953 से 56 में। सतलज नदी के किनारे ये रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। लोथल की बात करें तो रंगनाथ राव जी के द्वारा लोथल की खोज की गई थी 1957 से 58 में। भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी कहाँ पे है? अहमदाबाद के गुजरात में, राइट। आलमगीरपुर की बात करें तो यगदश शर्मा, आलमगीरपुर की खोज जो है यगदश शर्मा जी ने किया था 1958 में। ये किस नदी के तट पे पूछ लेगा तो हिंडन नदी के तट पे है, मेरठ में है, ये उत्तर प्रदेश में है। बनवाली जो है, बनवाली कहीं कहीं बनावली भी लिखा रहता है। आर एस बिस्ट ने इसका उत्खनन किया था 1974 में। रंगोई नदी के किनारे है, हिसार हरियाणा में। वर्तमान लोकेशन की बात करें तो धौलावीरा जो है आर एस बिस्ट के तहत, यानी कि बनावली और धौलावीरा आर एस बिस्ट ने ही इसका उत्खनन किया था। धौलावीरा का 1985 से 90 में किया था। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कच्छ के रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने हुए थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन जो है एक श्रृंगी पशु का मिला हुआ है, यानी एक सिंह वाला। बात करें तो मोहनजोदड़ो मिटको का इसे टीला कहा जाता है। यहाँ एक मोहर मिला है जिस पर पुरुष देवता अंकित किया गया है। इनके सिर पर 3 सिंह है। पद्मासन जो है मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, आसन के नीचे भैंसा बैठा हुआ है, ठीक है। पांव पर 2 हिरण है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा है। अगर 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है, यानी कि 2.43 मीटर इसका गहरा है। लंबाई की बात करें तो लंबाई 11.88 याद रखना है। चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर याद करना है। गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनानागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा है, 15.43 मीटर चौड़ा है, ठीक है। एक अन्य मोहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी है। यहाँ से सीप का पैमाना कांसे की नर्तकी मीन्स बोले तो जो डांसर करने वाली होती है उनको कहा जाता है, राइट। सूती वस्त्र के साक्ष्य, घोड़े के अस्तित्व संकेत, ये सारे चीज यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। ये कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से ये सारे चीज प्राप्त हुई है। अब हम बातें करते हैं कालीबंगा के। तो कालीबंगा, काली रंग की चूड़िया इसे कहा जाता है, राइट। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। यहाँ जल निकासी की अभाव था। युगल सावधान का प्रमाण मिला है। मकानों पर एक पल्ले वाला दरवाजा मिला है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटों में अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। अगर हम लोथल की बात करें तो लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईसा पूर्व में पाए गए हैं। और यहाँ पे अन्न पीसने की चक्की मीन्स बात करें लोथल में तो जो अनाज वगैरह होता है, अनाज पीसने की चक्की, युगल स्वाधान के साक्ष्य, फारस की मुहरे, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी प्रमाण, हाथी दांत, ये सारे यहाँ पे बड़े पैमाने पे मिले हैं। लोथल में एक चित्रित मृदाभांड मिला है जो कि पंचतत्व की कहानी चलाक लोमड़ी याद दिलाता है। ये यहाँ से मिला हुआ है। चनहुद्रो की बातें करें, चनहुद्रो में सैन्य संस्कृति
सैंध संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई है। ठीक है, यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशाना, गुड़िया बनाने का कारखाना, ये सारे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चनहुद्रों में वक्राकार ईंटें, कांस्य की बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगपुर की बातें करें तो यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित है और यहाँ धान की भूसी का साक्ष्य कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। आपको याद रखना है, यहाँ पे रंगपुर में धान का भूसी का साक्ष्य और कच्ची ईंटे का दुर्ग मिला है। धौलावीरा जो होता है, धौलावीरा की अगर हम बातें करें तो यहाँ हड़प्पा संस्कृति के उत्थान के पतन के साक्ष्य यहाँ पे धौलावीरा में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कुछ फैक्ट की हम बातें कर लेते हैं। सैंध सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकुटदा में घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य मिला है। सैंधवासी लिंग मूर्ति पूजक थे, यानी कि लिंग और मूर्ति पूजा करते थे, किंतु आर्य प्राकृतिक पूजा करते थे। प्राकृतिक बोले तो पेड़ पौधे वगैरह हो गया, पेड़ पौधे जो भी नेचुरल जो चीजें होती हैं उन सब चीजों का ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सैंध वासियों के बर्तन ये लाल और गुलाबी रंग के हैं और यहाँ पे दास प्रथा का भी प्रचलन था सिंधु घाटी सभ्यता में। सैंधवासी के पास खेल और नृत्य का अपना मनोरंजन करते थे ये लोग। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग उस समय होता था। टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी के टेराकोटा, यानी टेराकोटा किसे कहते हैं, जो आग में पकाया हुआ मिट्टी जो होता है उसको टेराकोटा कहते हैं, राइट। मेसोपोटामिया के पुरालेख में दिलमन, माकन, मेलुहा की जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया के पुरालेख में क्या क्या मिलता है, तो दिलमन, माकन, मेलुहा की जानकारी मिलती है। सामाजिक जीवन की अगर हम बातें करें, हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृत्व शतात्मक था, जो कि मृत देवी की पूजा से अस्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। पुरुष महिला दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे खेलते थे। पशुओं की लड़ाई, नृत्य प्रचलित साधन थे। धार्मिक जीवन की बातें करें तो हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी उस समय। सैंध सभ्यता में मंदिर के प्रमाण कहीं पे भी नहीं मिला है। शवदान की बात करें तो आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। मतलब शवदान का मतलब होता है जो शव होते हैं उसे मिट्टी में दफनाया जाता था। ठीक है, और शव को परिपूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक जीवन की बातें करें तो सैंध सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। यहाँ पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं था, क्योंकि कहीं पर मंदिर नहीं पाया गया है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पा लोग ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था, ठीक है, जितना कि वाणिज्य की ओर हड़प्पा का शासक संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि और उद्योग था। कृषि में सिंधुवासी हल से अभी अनभिज्ञ थे, मतलब हल से खेती वेती ये सब नहीं किया जाता था। कुल मिलाकर के कृषि की बातें करें तो ठीक है, लकड़ी के कुदाल द्वारा खेती करते थे, मतलब उस समय लोहे का प्रचलन नहीं था और सिंधुवासी जो थे वो लोहे के खेत जो हल होते उन सब चीजों से खेती नहीं करते थे और लकड़ी के खेती हुआ करता था। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सैंधवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे। सैंधवासी जो थे ये 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं, जौ मुख्य खाद्यान्न था। बनावली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। ठीक है, नदी तालाब सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं थे उस समय। नहर ये सारे साक्ष्य उस समय कोई एविडेंस नहीं मिला है।
व्यापार की बात करें, मीन्स ट्रेड की बातें करें, तो वस्त्र उद्योग सिंध वासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र जो था मोहनजोदड़ो था। सिंधवासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, उस समय सूती ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। चंद हुदड़ो लोथल से गुड़िया मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। व्यापार वस्तु विनियमन प्रणाली पर आधारित था। इनकी समृद्धि व्यापार थी, यानी समृद्ध लेवल पे व्यापार था। ठीक है, सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र होता था। इन सब जगहों पर इनका व्यापार यानी ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ये लोग करते थे। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से, मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते हैं। सिंधु सभ्यता के आयात की जाने वस्तुएं, यानी कि आयात उस समय क्या क्या किया जाता था। लाजवर्नन मनी, लैपिस लाजुली जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, वहां से अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। यहां से मतलब कि आयात बोले तो यहां से अफगानिस्तान जाता था। आयात का मतलब होता है अपने देशों से सामान दूसरे देशों में भेजना। ठीक है, सॉरी, आयात का मतलब होता है कि अपने दूसरे देशों से सामान अपने देशों में मंगाना। दैट मीन्स उसको इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात होता है। तो ये लोग आयात करते थे, मतलब दूसरे देशों से अपने देशों में सामान मंगाते थे। जैसे कि लाजवर्जन मनी जो होता था ये अफगानिस्तान से आता था। सोना की बातें करें तो ये कर्नाटक का जगह है, कोलार कर्नाटक में मिलता था। टीन की बात करें तो टीन अफगानिस्तान से मंगाता था लोग। स्टेलाइट जो है ईरान से मंगाता था लोग। गोमेद की बात करें तो गोमेद जो है ये सौराष्ट्र, ये गुजरात में मिलता था। तांबा जो है खेतरी राजस्थान में है। फिरोजा जो है ये फारस की खाड़ी। ठीक है, संगमरमर जो है राजस्थान में पाया गया है। इंद्रगोप मणि भड़ौच गुजरात से आता था। मुहरे और बाट की बातें करें तो सैंध सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी, ठीक है, सेल खड़ी से होता था। विनियमन बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट तौल में 16 उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे कि 16, 64, 160, 320, 640। ऊपरी मानदंड में ये सारा थे। दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था उस समय। अब तक लगभग 2000 मुहरे शिल्प प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, हड़प्पा लिपि की बात करें तो हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्र लेखात्मक था, मतलब कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिलता है। बोलने का मतलब यूं है कि उस पे चित्र के माध्यम से वो लोग चित्रित करते थे, और वो लिपि जो है चित्र लेखात्मक लिपि है। ठीक है, और चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक, आइडियोग्राफिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कि सपोज करो कि कोई चिड़िए का पिक बना दिया, किसी ने कोई भी चीज का फूल पत्ती, ये सारी चीज मतलब आइडियोग्राफिक में होता है। ठीक है, मतलब चित्र के माध्यम से वो लोग अपना लिपि को लिखते थे। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर के 375 से 400 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ प्राप्त हो चुके हैं। अब तक यह लिपि पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो उस समय तक ना एक्चुअल क्या था कि फूलों के माध्यम से, फूल हो गया या फिर कुछ फूल पत्ती पेड़, इस टाइप्स का वो लोग चित्रात्मक करते थे। तो उस समय के पिक्टोग्राफी पढ़ना काफी टफ है। सैन्य सभ्यता की अंत की बातें करें तो हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों की कुछ मतभेद है। अपने पतन का कारण क्या क्या है, और कि कौन सा विद्वान जो है वो उनका पतन का कारण क्या क्या बताया गया है। तो एक विद्वान है डेल्स विद्वान जो है ये सैन्य सभ्यता का अंत के बारे में बताते हैं कि उस समय भूकंप की काफी ज्यादा प्रवृत्ति होती थी। केनेडी बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा था। व्हीलर व गार्डन के अकॉर्डिंग आर्यों का आक्रमण था, मतलब आक्रमण किया जा चुका था, इसलिए पतन हो चुका। गॉर्डन चाइल्ड के अकॉर्डिंग विदेशी आक्रमण हुआ था, मतलब बाहरी लोग विदेशों से आकर के इन लोगों पे आक्रमण किए थे, इसलिए ये इसका अंत हुआ। स्टाइन व घोष के अकॉर्डिंग जलवायु परिवर्तन बताया जाता है। लैम्ब्रिक के अकॉर्डिंग अस्थिर नदी तंत्र बताया जाता है, मतलब कि नदी वदी, बाढ़ फ्लड, ये सारे बताया जाता है। मैके राव मार्शल के अकॉर्डिंग बाढ़ फ्लड वगैरह बताया जाता है। सिंधु सभ्यता विशिष्ट अगर हम फैक्ट की बातें करें तो ज्यादातर हड़प्पाई सिले चौकोर है। बनावली हरियाणा में मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप प्राप्त हुआ है।
रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। ठीक है, सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर मतलब कि सिंधु सिंधु संस्कृति की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता जो है नगर नियोजन है, नगर योजना। ठीक है, मतलब नगर एक योजना के माध्यम से, कुल मिला के आप ऐसे बोल सकते हैं प्लानिंग सिटी। नगर योजना का मतलब कि कहाँ पे नल होना चाहिए, कहाँ पे सीवेज होना चाहिए, कहाँ पे नहाने की जगह होनी चाहिए, कहाँ पे रसोई घर होनी चाहिए। मतलब इन कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि प्लान कर करके, तो ये सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से स्टार्टिंग हुआ था, राइट। तो उसके कुछ फैक्ट है। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि आलमगीरपुर में बहुत सारे मोहरे मिले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां से एक भी मोहर नहीं मिले हैं। सरस्वती जहां बहती थी अब विलुप्त हो चुके। उस समय सरस्वती नदी जो थी वो उस समय बहती थी, लेकिन अभी के वर्तमान की बातें करें तो ये इसका क्षेत्र जो है हो चुका है, लुप्त हो चुका है। ठीक है, हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। सुतका गेंडोर जो है, ये सुतका गेंडोर या इसको सुरकोटदा भी कहते हैं, या सुतका गेंडोर कहा जाता है, सुरकोटदा भी कहा जाता है। ये समुद्री तटीय नगर थे। इसका मतलब एक इसे नगर का मतलब इसे नगर कहा जाता था। सुतका गेंडोर या सुरकोटदा, इसे कोई नगर वगैरह का नाम दिया गया। शैंदवासी के निवास स्थल अंतरदुर्ग था। पश्चिम दिशा में बस्ती पूर्वी दिशा में होते थे। पश्चिम दिशा और पूर्वी दिशा में इन लोगों की बस्ती काफी थी। घरों के दरवाजे खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पीछे की साइड में खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मतलब इन लोग का जो गेट वगैरह होता था ना, दरवाजा वगैरह, ये आगे से नहीं खोल करके पीछे के साइड खोला जाता था। लेकिन एक साक्ष्य है जो लोथल की अगर हम बातें करें तो लोथल में केवल सड़क साइड में, जैसे वर्तमान में होता है कि अपना घर जो होता है वो सड़क फ्रंट साइड में खोला जाता है, तो ये लोथल में मिलता है। अलेक्जेंडर कनिंगडम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। गाइज, मैं अभी इतना ये टोटली मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का ऑडियो फॉर्म मैंने शॉर्ट नोट्स था, जो आप पढ़ते तो काफी टाइम लगता, लेकिन ये टोटल 22 मिनट में आपका ऑडियो फॉर्म में कोई भी काम करते रहिए, खाना वाना खाइए या फिर कहीं घूमने जाइए या फिर वॉकिंग कीजिए, आप आराम से इसे लगा करके सुन सकते हैं। और 2 से 3 बार ऑडियो फॉर्म में आप कोई काम कर रहे हैं और कान में ईयरफोन लगा करके सुन लें तो आपको पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ये ऑडियो फॉर्म है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जैसे कि आप कमेंट अगर करेंगे कि हाँ पूरे बुक का मुझे ऑडियो फॉर्म ऐसी पूरे बुक का बना दीजिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, स्पेक्ट्रम का हो गया, या फिर पॉलिटी हो गया, लक्ष्मीकांत का हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, जो एनसीईआरटी बेस पे या फिर जो स्टैंडर्ड बुक है वो चैप्टर वाइज आप बोलिएगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ पूरा बुक का कंपाइलेशन मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं पूरे को रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आप सभी तक जरूर पहुंचाने का कोशिश करूंगी, राइट। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।